जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत प्राचीन इतिहास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अब जो है हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक काल। आप लोगों ने देखा कि भारतीय इतिहास हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास लिपि के आधार पर 3 भागों में ही बांटा है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कितने कालखंड हैं? 4। लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरा अगर देखा जाए तो 5 को हमको कंसीडर करना है ना। 5 बोलने से आपको ध्यान रखना है पूर्व, मध्य, उत्तर, नव और महापाषाण काल। ठीक है, उसको लौह युग भी कह सकते हो। ध्यान रखना 5 वो याद रहेगा। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बिल्कुल आपको शून्य हो जाना है प्रमाण के अभाव की वजह से। उसके बाद तीसरा जो है पार्ट आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। स्पष्ट है? ये आपको दिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, फुल एचडी दिखना चाहिए। आया समझ में? ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखेंगे। पहला जो है वो प्राचीन इतिहास। सवाल जो आता है वो यहां से आता है क्योंकि यहां से हमें जानकारियां जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ठीक ऐसे ही भारत के इतिहास को भी डिफाइन किया गया है। और इसके बाद आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास किस तरीके से। आप याद करिए, मैंने इसके अंतर्गत संक्षेप में बताया था कि आप लोगों को ये तीनों को याद करना है और इस तीनों के अंतर्गत जो है जो की पॉइंट है उसको भी आपको इसके साथ सेट करना है दिमाग में। जैसे कि मैंने बता दिया था यहाँ पर की पॉइंट को फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। याद करिए, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मैंने बताया था कि शुरुआत आपको कैसे करना है? वैदिक काल से। ध्यान रखना, किससे करना है? वैदिक काल। इसके बाद आपका आएगा महाकाव्य काल। महाकाव्य काल, इसी को ही पौराणिक काल बोलते हैं। स्पष्ट है? और इसी के अंतर्गत आपका रामायण काल और महाभारत काल आता है। फिर आपको बोलना है महाजनपद काल। महाजनपद काल, इस महाजनपद काल के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे कि छत्तीसगढ़ में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखने, क्योंकि महाजनपद काल में इन 2 धर्मों का जो है काफी प्रचार प्रसार हुआ और उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। तो उस इतिहास को हमको यहाँ पर देखना है, किसमें? महाजनपद काल में। इसके बाद आपको बोलना है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पढ़ोगे आप लोग। महाजनपद के अंतर्गत मगध जो है साम्राज्य स्थापित हुआ और उसमें जो है मौर्य वंश जो है छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया। तो महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन मैं इसको यहाँ पर ऐसे ना लिख के मैं आप लोग को सरल तरीके से याद करने के तरीके बता रहा हूँ। राजवंश बस बोलना, क्योंकि यहाँ से स्पेशल राजवंश चालू हो जाता है। और ये राजवंश को आपको 2 तरीके से बोलना है। एक बोलना है राष्ट्रीय राजवंश और एक आपको बोलना है क्षेत्रीय राजवंश। बस ये की पॉइंट आपको पकड़ना है 4 ठोक, 1, 2, 3 और 4। ये 4 ठो पकड़नी, मतलब भारतीय इतिहास, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है वो आपका की पॉइंट दिमाग में सेट हो गया। वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, राजवंश। स्पष्ट है? 4 को याद कर लोगे। उसके बाद आ जाओ मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास मैंने बताया था मध्य रात्रि को क्या दिखेगा? नाग। तो ये आपको नागवंश। तो नागवंश में आपको 2 बोलना है, छिंदक नागवंश और फड़ी नागवंश। बस इतना ही बोलना है। ठीक है? नाग को देख के आपने काक के क्या किया? चिल्लाया। तो आपको ध्यान रखना है काकतीय वंश। क्या बोलना है आपको? काकतीय वंश। और ये कल की बात है। ये कब की बात है? कल की बात है। तो कल से आपको याद रखना कलचुरी वंश। हो गया? तो इस तरीके से आपको मुख्य जो है आपको ध्यान रखना है नाग, काकतीय और कलचुरी। ये 3 ठोक को कम से कम की पॉइंट को आपके दिमाग में सेट करो। नाग 2 टाइप का नाग है, एक फड़ी नाग और एक छिंदक नाग, काकतीय वंश और कलचुरी वंश। फिर आ जाओ आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास तो और सरल है, महासरल है। आपको बोलना है मराठा। सुबह सुबह खाओगे पराठा। ठीक है? ये है नाम मराठा। ठीक है? तो ये मराठा काल को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में स्पेशल भोसले वंश। और उसके बाद आपको बोलना है ब्रिटिश। ठीक है? मराठा के बाद ब्रिटिश काल।
ठीक है, मराठा के बाद बीड़ी, ठीक है, पराठा के बाद बीड़ी खाना है, पीना है सर, है ना। छत्तीसगढ़ जानते हो, जाते हैं पंगत में खाने के लिए, उसके बाद डोकरा ढाकरा लोग वो प्लेट में सौंफ सुपारी ना खा के एक ठो तीर बीड़ी गोला बीड़ी फूकेंगे, ऐसा। तो मराठा के बाद बीड़ी, तो बीड़ी से ब्रिटिश का याद रहेगा। तो इसी को क्या करना रहता है, कॉपी पेस्ट करना रहता है, ये मराठा और ब्रिटिश। फिर से बोलना है मराठा और ब्रिटिश, मराठा और ब्रिटिश। हो गया। तो आपको 1 2 3 4 इसी को कॉपी करके फिर पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आप लोगों का छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक काल का एक स्ट्रक्चर, सिनॉप्सिस तैयार हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? याद कर लोगे इतना? कोई इसमें दुख तकलीफ याद करने में? दिख रहा दिमाग में? बिल्कुल। प्राचीन इतिहास, ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है? वैदिक काल, महाभारत, सॉरी ठीक, वेरी गुड। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में क्या है? नागवंश, और उसके बाद आधुनिक में हो गया। ये दिमाग में सेट करना मेन है, ठीक है। अब जो है हम एक एक चीज को डिफाइन करेंगे, एक एक चीज के अंदर डिटेल में जाके पढ़ेंगे। एक एक अपने आप में पिक्चर है ना, एक एक फिल्म देखेंगे। देखें तो आज का जो पिक्चर चालू होगा किसके नाम से? वैदिक काल के नाम से। चलो बाकी इनको हम लोग समय से जोड़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें समय लिख ले रहो इनका जो है, क्योंकि इतिहास है, क्रमबद्ध हम अध्ययन करते हैं, तो क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, तो समय के साथ जोड़ देना। प्राचीन इतिहास को आप लोग लिखना टाइम पीरियड के हिसाब से, लगभग दूसरे कलर में लिख रहा हूं, ये अपना 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1000 ईस्वी, ये 1500 बिफोर क्राइस्ट और एडी। मध्यकालीन को लिखना 1000 ईस्वी से लेकर 1741 एडी, और आधुनिक इतिहास को लिखना 1741 या 1854 से लेकर 1947 ईस्वी। यहाँ पर मैं 1746 है ना, 46 कर देना एल। तो ये लिख ले रहा ना, वो अभी 1 साल तक तुम देखोगे तो अपने आप दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है। अभी बस केवल लिख ले रहा हूँ 1500 से 1000, ये 1500 ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, ध्यान रखना। ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर है। ये 1500 ईसा पूर्व से ईस्वी, 1000 से 1746 या 41 एडी, 1741 या 1847 ईस्वी। इसको लिख लो आप लोग। तो इसके अंतर्गत फिर बाकी चीजों को ऐसे पढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? अंजलि, विकी, स्पष्ट है? तो फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अब छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को। शुरुआत होगा किससे? वैदिक काल से। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास किससे शुरू होगा? वैदिक काल से। किससे शुरू होगा? वैदिक काल। दिमाग में सेट करो, वैदिक काल से शुरू होगा, वेदों से शुरुआत होगा। वैदिक काल, प्राचीन इतिहास का पहला कालखंड वैदिक काल। ध्यान देंगे, वैदिक काल यानी कि इसको हम लोग इसलिए वैदिक काल बोलते हैं क्योंकि इस समय में, इसका समय आप लोग लिख लेंगे। वैदिक काल का जो टोटल टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये लिख लेना, ठीक है। वैदिक काल है। इस जमाने में वेदों का क्या हुआ? संकलन हुआ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वेदों का संकलन। आप लोग सुने होंगे हमारे भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है 4 वेद। सुने हो आप लोग 4 वेद? कौन कौन सा? सबसे पहले आप पढ़ोगे ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो ये 4 जो वेद है ये प्राचीन वेद है, विश्व का प्राचीन वेद। विश्व का ना, पूरे विश्व में पहला साहित्य कौन सा बोले से? ये 4 वेद। जिसमें भी आपको बोला जाएगा तो नंबर 1 पे क्या है?
ऋग्वेद, और सबसे आखिरी वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो यहां पर ध्यान रखना, इस वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना गया है। लिख लेना यहां पर ऋग वैदिक काल। कारण इस जमाने में वेदों का संकलन हुआ, और वेद के संकलन करने वाले जो महापुरुष है उसका नाम आप लिखेंगे महर्षि वेद व्यास। महान ऋषि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास द्वारा चारों वेदों का संकलन हुआ। आप लोग पढ़ोगे इतिहास में, वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अपौरुषेय कहा गया है। दुनिया में एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो अपौरुषेय है। पौरुष का मतलब होता है, पुरुष का मतलब होता है यहाँ पर कोई वो मेल फीमेल वाला नहीं है, प्रकृति से भी परे अपौरुषेय। इसको किसी आदमी ने प्रकृति नहीं बनाया है, ये अलौकिक है। उस अलौकिक ज्ञान को जो है संकलन किया कौन? महर्षि व्यास। उनको प्रेरणा मिली होगी, वो क्या योगी थे, उनको ध्यान आया होगा, पूरा पता चला होगा, डाटा पूरा उनके दिमाग में आया होगा, पूरा लिख दिए, ऐसा नहीं। तो उसमें पूरा ज्ञान की बातें हैं, स्पष्ट है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये आप लोग जानने होंगे। तो यहाँ पर वैदिक काल बोला जाता है, इसकी को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वैदिक काल को जो है इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजन कर दिया, या दो भागों में तोड़ा। पहला भाग पूर्व वैदिक काल, और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ध्यान दें, दो भागों में तोड़ दिए, पहला और दूसरा। इसी को जो है पूर्व ऋग्वैदिक काल ही बोलते हैं इतिहासकार। पूर्व ऋग्वैदिक काल, और इसको बोलते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल। स्पष्ट है। तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या फिर इसको पूर्व ऋग्वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक काल को जब दो भागों में बांटा गया तो समय को भी आपको यहां दो भागों में तोड़ना है। पहला जो है इसको आप लेना टाइम पीरियड इसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये आपको दिमाग में सेट करना है। 1500 से 1000, 1000 से 600, सभी इसको दिमाग बैठाएंगे। 1500 से 1000 और 1000 से 600, मतलब ये टोटल जो 1500 से 600 है, इसको दो भागों में तोड़ना है। बीच में क्या लिख देना है? 1000। ये देख, याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, वैदिक काल को कितने भागों में तोड़े? दो भागों में तोड़े। पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम क्या है? उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक है? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है? ऑनलाइन वालों को याद हुआ? बांटना है ना, उसको दो भागों में तोड़ना है। जो 4 ठो बताए हो ना आप लोग को प्राचीन इतिहास में, वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, है ना, राजवंश, दोनों के दो दो पैर हैं। कितने पैर हैं? दो दो पैर। जैसे आप लोग के कितने पैर हैं? 3 तो नहीं है ना, है टेम्पो का हाँ, सबके क्या है? 2 है। तो इतिहास में, प्राचीन इतिहास को मैंने दो दो भाग में से सरल तरीके से तुम लोग के याद होकर के बोल दिया। जैसे वैदिक काल तो पूर्व और उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल रामायण और महाभारत, 2 पैर दिख गया, या 2 हाथ हो सकते हो। उसके बाद आपका महाजनपद काल, जैन और बौद्ध। उसके बाद राजवंश, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजवंश। बस अतकित को उठाना है। आया क्लियर समझ में? तो चलिए, यहां पर हम वैदिक काल को 2 भागों में देख लिए, बाकायदा समय के साथ भी उसको जो है डिफाइन कर दिए। अब जो है आगे देखते हैं। अब इसके अंदर की
स्टोरी को समझिए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। कहा जाता है कि जो वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल, इसमें केवल ऋग्वेद का ही संकलन हुआ था, एकमात्र ऋग्वेद का। इसका टाइम पीरियड है आपका 1500 से 600। लेकिन ये बाकी के जो 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका जो है 1000 से 600। इसको थोड़ा सुधार लेना, सुधार लेंगे। 1500 से 1000 और 1000 से 600, यानी कि पूर्व वैदिक काल में केवल एक ही ग्रंथ का संकलन हुआ था जिसका नाम है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का संकलन हो गया। कौन कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। स्पष्ट है? तो यहां पर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास किस परिप्रेक्ष्य में? पूर्व वैदिक काल में। तो ध्यान देंगे, पूर्व वैदिक काल के समय में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो सरल भाषा में, जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव, यानी कि यहां पर पूर्व वैदिक काल का इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ऐसा माना जाता है कि इस जमाने में जब पूर्व वैदिक काल जो है चल रहा था, तो इस समय जो है भारत जो देश है, या अखंड भारत कह सकते हो, ये जो भारत देश है, तो भारत में आप लोग जानते हो कि इससे पहले अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक काल के पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर आप लोग भारतीय इतिहास पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो ये है कि नहीं? बताओ, ये क्षेत्र है कि नहीं? यहां पर आप लोग पढ़ोगे 7 नदियां, खासकर पढ़ोगे आप लोग झेलम, चिनाब, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? रावी, ठीक है, व्यास, ऐसा सतलज, सिंधु, ऐसा। तो मेन सिंधु नदी के जो जितने भी सहायक नदियां हैं, उन नदियों के आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फला फूला आगे बढ़ा। फिर इसका पतन हो गया। इसका क्या हो गया? पतन हो गया। सवाल आता है फिर इधर से, कई इतिहासकारों का मानना है कि फिर आर्य लोग का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? आर्यों का। आर्यों का आगमन भारत में। कुछ लोग कहना है कि ये आर्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही आदमी थे, पर कुछ लोग कहना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, इधर से पशुपालन करते करते, पशु चराते हुए, जिसे भेड़ी चराने वाले लोग राजस्थान लोग घूमते रहते ना एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही मध्य एशिया के आर्य लोग ऐसे आए, ऐसे बोलते हैं। अब ये लोग इधर से लेकर इधर आ गए। अब इस क्षेत्र में आए तो इधर जो है गंगा नदी, कौन सी नदी बहती इधर? गंगा नदी। तो ये गंगा नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर भारत, हिमालय पर्वत का तटीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है यहां पर जो है आर्यों का जो है रहना बसना हुआ। इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया, ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया, गंगा नदी। तो यहां पर गंगा नदी के किनारे आर्य लोग रहे बसे, और आर्य के बारे में जो है ऋग्वेद में जो जानकारी मिली है, उसमें इतिहास जो है भारत देश के कश्मीर क्षेत्र है, जिसको उस समय बोलते थे मुंज पर्वत। क्या बोलते थे? मुंज पर्वत से लेकर अपना यहां तक, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर तक का, मतलब कि यहां से यहां तक की जानकारी का वर्णन है ऋग्वेद में। उस समय ये मध्य भारत और दक्षिण भारत के बारे में जानकारी जो है ऋग्वेद में लिखा नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में आदमी लोग नहीं रहे थे, रह रहे थे। जब रायगढ़ में पूर्व पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल से आदमी रह रहे थे, तो क्या नहीं रह रहे होंगे? वो तो और ज्यादा संख्या बढ़ गई होगी। हम तो हमारे 4 के चक्कर में जानते हो कितने हो जाते हैं, 400 हो जाते, नहीं हो जाते हैं? तो क्या परिवार नहीं बढ़ा होगा? बिल्कुल बढ़ा होगा। लेकिन हमारा जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य ऋग्वेद,
ऋग्वेद में जो नोट है, जो जानकारी है, वो यहां से लेकर विंध्याचल पर्वत के उत्तर, मतलब उत्तर भारत का ही जिक्र है, मध्य भारत और दक्षिण भारत का जिक्र नहीं है। और आपका जो छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ कौन से भारत में आता है? उत्तर भारत में आता है क्या? किसमें आता है? मध्य भारत में आता है। तो आप बोल रहे हो, साहित्य बोल रहे हैं कि जो है इसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं। तो इसी वजह से जो है यहां पर पूर्व वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो नगण्य है प्रमाणिक रूप से। लेकिन यकीन मानो तो यहाँ पर आदमी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और उसमें कोई लिखने वाला नहीं, हिसाब किताब नहीं, उसमें जो भी घटना घटा उसको कॉपी वॉपी में या ये साहित्य में नहीं लिखा गया, इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है ही नहीं इसका लिखित साक्ष्य। तो लिखित साक्ष्य, लिखित जानकारी जो है यहाँ पर उत्तर भारत मुंज पर्वत से लेकर एक गंगा नदी के क्षेत्र तक हमको देखने को मिलता है। और कौन से ग्रंथ मिलता है बोलने से? ऋग्वेद में। किसे मिलता है? ऋग्वेद, जो कि पहला वेद है। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का संकलन हुआ। तो इस समय जो है यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो है हमें छत्तीसगढ़ के बारे में अब जो है धीरे से जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, ये हमारा भारत, अब आर्य जो लोग हैं, ये आर्य उस समय पूर्व वैदिक काल में तो कहां तक थे? यहां तक उत्तर भारत में जी रहे थे। ठीक है, आर्य लोग कहां बस रहे थे? उत्तर भारत, गंगा नदी के क्षेत्र में आसपास आर्य। अब आर्य लोग जो है दक्षिण मध्य भारत से लेकर कहां आने लग गए? दक्षिण भारत की ओर। है समझ में? इधर से आए थे, इधर से गंगा नदी तट पर जी खा रहे थे। अब आर्यों को परिवार बढ़ रहे हैं, प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, तो यहां से आर्य लोग का आगमन मध्य भारत, ये क्या है आपका? मध्य भारत। ये अपना दक्षिण भारत, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्यों का आगमन दक्षिण क्षेत्र में हो रहा है। अब इस दक्षिण क्षेत्र में जब जा रहे थे तो यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, इस मध्य भारत में दो पर्वत देखने को मिलता है। एक आपका विंध्याचल पर्वत और एक आपका सतपुड़ा पर्वत। सुने हो सतपुड़ा पर्वत? इन दोनों नदियों के बीच में प्राचीन काल से एक नदी बहते हुए आ रही, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा नदी बताओ? नर्मदा। कौन सा नदी है? नर्मदा। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताएंगे एक बार मुझे। नर्मदा नदी, ये जो नदी दिख रही है इसका नाम क्या है? नर्मदा नदी, जिसको प्राचीन काल में रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। आप लोग पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में सभी प्राचीन नदियों के बारे में, उनके प्राचीन नाम। जिसे सिंधु नदी का नाम क्या था बोलने से? सतुद्री। रावी नदी के नाम भी बासा, पढ़ोगे आप लोग। झेलम का विस्तस्ता, ऐसा अगर पढ़ोगे तो यहां पर रेवा नदी आज की नर्मदा नदी को कहा जाता है, जो कि यहां पर विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत है यहां पर? विंध्याचल और सतपुड़ा। ये छोटा मोटा पर्वत नहीं है ना, विंध्याचल पर्वत है 11 से 1200 किलोमीटर लंबा है। उतना छत्तीसगढ़ का सुकमा से बलरामपुर का लंबा नहीं है, इतना लंबा है क्या विंध्याचल पर्वत। समझ रहे हो कितना बड़ा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत भी 1100 है, 1000 प्लस है, इतना बड़ा पर्वत है। उसी के छोटे छोटे ब्रांच हैं दुनिया भर का। तो ये दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी जो बह रही है। फिर आ जाओ इधर दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में आप इस क्षेत्र में देखिए, ये क्या है बताओ तो इधर इधर क्या है? बचपन में तुम लोग भरे होगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भूगोल में इधर लिखने का आया होगा। और ऐसा नीचे में सुरता करो, ये क्या है जी? क्या है ये? अरे पानी है, और क्या है? क्या है ये? पानी। इतना पानी कि बन गया क्या? समुद्र। ये कौन समुद्र है? अरब सागर।
इतना पानी। ये कौन सा पानी है, कहाँ का पानी है, हिंद महासागर। बचपन में बनाए हैं कि नहीं बनाए हो, बनाए हो। ये कौन सा क्षेत्र है, बंगाल की, मारूंगा प्रशांत की खाड़ी हो कहाँ, ये अपना बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, दिख रहा है समुद्र पूरा। अब जो है उत्तर वैदिक काल में आप ध्यान दीजिएगा कि साहित्य में या इस वेद में जो है जो जानकारी मिला है, आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जानकारी का जो स्रोत है, प्रश्न जो आता है यहां को लेकर जानकारी, कि आपका जो है 2 ग्रंथ, वो भी ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी, आपको याद ना, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़े हो, चालू हो गए ये, नहीं हुआ है अभी, हो गया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़े हो, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, अभी वेदों के बारे में पढ़े हो ना। हाँ, तो वेदों का, वेद क्या जो होता है वो श्लोक रूप में होता है, संस्कृत में श्लोक, और श्लोक को जिसे आप लोग हिंदी में पढ़े होगे बचपन में, गद्य और पद्य पढ़े हो, गद्य पद्य, कविता एक पद्य के रूप में रहता है ही नहीं रहता है, उसकी फिर व्याख्या करना रहता है। तो उसको व्याख्या किस रूप में करते हो, गद्य के रूप में। तो आप बताओ, पद्य को पढ़ना समझना आसान रहता है कि गद्य को पढ़ना समझना आसान रहता है, मतलब पढ़ना समझना आसान कौन सा वाला पार्ट रहता है, गद्य को ना। अरे कहानी कविता लिखा, कई लोग को पढ़ ही नहीं पड़ता क्या बोल रहा है कविता, क्योंकि उसमें रहस्य रहता है, उसमें सूक्ष्म उसका सोच रहता है, इमेजिनेशन रहता है कविता में। लेकिन गद्य क्या है, उसी का विस्तार व्याख्या रहता है। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होता है वो विस्तार व्याख्या है किनका, वेदों का। वेद क्या है, संस्कृत भाषा में श्लोक सूक्ति के रूप में लिखा हुआ है, वो वही समझ पाएगा जो प्रकांड विद्वान हो। तो लोगों को लगा कि भाई क्यों नहीं इसका क्या किया जाए, व्याख्या किया जाए। जिसे आप जानोगे, आपका जो वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, दोहा और चौपाई में ही लिखा हुआ है। तुलसीदास ने किसने लिखा है, दोहा और चौपाई के माध्यम से। अब वो दोहा और चौपाई उसी को समझ में आएगा जो उस भाषा को अच्छे से जानता हो, समझता हो, नहीं तो बस दोहा चौपाई पढ़े उसके दिमाग को घुसेगा नहीं। जैसे कि आपका जो है भगवत गीता, उसको भी महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे हैं, वो भी संस्कृत भाषा में है, श्लोक के फॉर्मेट में है। अब उस श्लोक के रूप में अगर लिखा जाएगा तो पढ़ोगे तो समझ में आता है तुम लोग को। आप लोग को अगर पूछूं मैं, तुम लोग भगवत गीता संस्कृत का पढ़ के समझ जाते हो? आप लोगों को नीचे में अनुवाद दिखा रहता है हिंदी में, है ना, तब जाकर तुम्हारे भेजा में कुछ घुसता है कि नहीं। तो वो पद्य है और वो गद्य है, व्याख्या क्या है, गद्य है। तो वही व्याख्यात्मक रूप को बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद है, एक कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है और आप लोग का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आप लोग पढ़ोगे इतिहास में कि कौन से ग्रंथ का ये ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौशितकी और कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। ये आप लोग पढ़ लोगे, मैं आप लोग को जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, तुम लोग पढ़ोगे इसमें हिस्ट्री में, ठीक है जी। तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये वेद के ही अंतर्गत है, आप लोग पढ़ोगे। तो इस वेद में कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में आप लोग को ध्यान रखना है, विंध्याचल पर्वत का जानकारी मिल रहा, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिला। देखिए, अब आप जानोगे तो विंध्याचल पर्वत जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में आप लोग देखोगे तो मनिंदगढ़, एमसीबी जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से माना जाता है कि विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मतलब छत्तीसगढ़ यहाँ पर अस्तित्व में आ गया था, मतलब आर्य लोग छत्तीसगढ़ में आ गए थे। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में तो और जबरदस्त, यहाँ पर एक नदी रेवा नदी और 2 समुद्रों का जिक्र है, 2 समुद्रों का वर्णन।
और ये दो समुद्र कौन सा, तो वहां पर नाम तो नहीं लिखा गया है, बोला गया है पूर्व और पश्चिमी। इधर आपका पूर्व दिशा में ये समुद्र और इधर आपका पश्चिम दिशा में क्या है, समुद्र है। तो आर्यों ने कहा कि दक्षिण में जाएंगे आप तो इधर और इधर दो क्या दिखाई देंगे, समुद्र दिखाई देंगे। तो दिखाई तब दिया गया होगा ना जब उनको वो आए होंगे, है ना, वर्णन किए हैं तब। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है रेवा नदी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी, इसका उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ पढ़ोगे नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है, तो रेवा नर्मदा नदी का संबंध कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से तो है। दो समुद्रों का वर्णन, पूर्व और पश्चिम में दो समुद्र देखने को मिल गया। हालांकि आज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल खाड़ी, और इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो शुरुआत जो है पूर्व वैदिक काल से नहीं मिलता है, बल्कि कहां से मिलता है, उत्तर वैदिक काल से। यहां पे नहीं, यहां पे, ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट याद हुआ, यहां पे मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता, यहां पे मिलता है। बोलना है कि यहां पर जो है केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था, आर्यों का आगमन यहीं तक था, तो यहीं तक का स्टोरी लिखे, इधर नीचे आए तो नीचे की स्टोरी। ऐसा आप लोग को समझना है। तो वैदिक काल में आपको याद नहीं है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें पूर्व वैदिक काल को लेकर छत्तीसगढ़ में कोई जानकारी नहीं है, छत्तीसगढ़ का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल से छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारंभ हो जाता है, जिसके प्रमाण के रूप में दो ब्राह्मण ग्रंथ है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है, ये आईएमपी, ये अपना आईएमपी एग्जाम में आप प्रश्न है कि रेवा नदी और दो समुद्र का वर्णन किसमें है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किसमें मिलता है, कौशिकी पर्वत, सॉरी कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, विंध्याचल पर्वत है। तो ये हो गया आप लोग का वैदिक काल समाप्त, है ना। इसके बाद जो है वैदिक काल के बाद आप लोग का चालू हो जाएगा दूसरा, आप बोल रहे हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल को पौराणिक काल के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान है, पौराणिक काल। ध्यान से देखिए, महाकाव्य काल को किस नाम से जाना जाता है, पौराणिक काल। इतिहासकारों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास को महाकाव्य काल के रूप में जो है जोड़ा, दूसरा जो है वैदिक काल के बाद। लेकिन भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो वैदिक काल के बाद ये महाकाव्य काल या पौराणिक काल नहीं आता, सीधा वहां पर आ जाता है महाजनपद काल। लेकिन छत्तीसगढ़ लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं, तो लोग जोड़ क्या दिए, महाकाव्य काल, पौराणिक काल, ऐसा में। तो ये जो है इसके अंतर्गत आपको शुरू करना है पहला महाकाव्य, कौन सा होगा, रामायण। तो रामायण के बारे में जानकारी मिलती है, रामायण काल बोलना है। और दूसरा है आपका महाभारत, क्या बोलेंगे, महाभारत काल। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, ऐसा लिखना के रहा होगा 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं में। दो महाकाव्य के नाम बताइए, एक रामायण महाकाव्य, दूसरा महाभारत। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, छात्र जीवन में, स्कूल जीवन में ऐसा प्रश्न बनता था कि नहीं बनता था, दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो रामायण और महाभारत। तो मैं यहां पर बोला महाकाव्य काल, लिख दिया रामायण और महाभारत। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, अंजलि, मधु, और कौन कौन जुड़े हैं ऑनलाइन में, कमेंट करके बताना, तो नाम मुझे लेने आना चाहिए। तो रामायण और महाभारत जो महाकाव्य है, ये पौराणिक काल महाकाव्य काल से जुड़ा हुआ है, स्पष्ट है। अब यहां पर देखो, ये रामायण की अगर बात करें और महाभारत की बात करें, तो ये रामायण काल त्रेता युग की बात है, सही कि नहीं बताओ। ये रामायण की बात करें तो कौन से युग से जुड़ा हुआ है, त्रेता युग। और महाभारत कौन सी युग का बताओ, द्वापर युग। इतना कॉमन सेंस
इतनी जानकारी तो होगी। 4 युग होता है, सबको पता है कि नहीं पता है, बचपन से सुनते आ रहे होगे। सबसे पहला युग कौन सा आया? पहला युग आया सतयुग, उसके बाद कौन सा आया? त्रेता युग आया, उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग। और आप लोग का युग कौन सा है? कलयुग, जहां सबसे ज्यादा बदमाश लोग रहते हैं। ठीक है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हिंदू धर्म में पढ़ोगे, हिंदू शास्त्रों में तो जानकारी मिलती है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग जो है, ये 4 युगों से पृथ्वी जो है चल रहा है। ये 4 युग यहाँ पर घटनाएं घटती हैं, ये सब सर्कल रोटेट होते रहता है। फिर से क्या आ जाए, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, ऐसे चलते रहता है चक्कर, ऐसा है। तो सतयुग में आप लोग हिंदू धर्म पढ़ोगे, हरि विष्णु के जो है क्रेज रहता है। त्रेता युग में राम जी का अवतरण होता है, तो राम जी का क्रेज रहता है। द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण जी का क्रेज रहता है। कलयुग में आप लोग आते हो, तो आप लोगों का क्रेज रहता है ना, कल की अवतार होगा बोलते हैं, ये सब सुने होंगे आप लोग। तो भाई यहाँ पर मैं जो लिखा हूं, रामायण काल, महाभारत काल, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में एकदम से त्रेता युग आ गया, द्वापर युग आ गया, कृष्ण भगवान और राम भगवान लोग प्रकट हुए। ये इनके उस जमाने की घटना को जो है इस समय में क्या किया गया, लिखा गया, ऐसा में उस समय की स्टोरी को लिखा गया यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वैदिक काल के बाद जो है आपका क्या आ गया, जैसे यहाँ पर लिखाया हूं, वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल। तो दिमाग मत ये लाना कि रामायण और महाभारत चालू हो गया, राम जी और कृष्ण जी आ गए, फटाफट आके फटाफट चले गए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1500 से 1000, यहाँ पर से ये वैदिक काल का 1500 से आपका 600 ईसा पूर्व खत्म। महाकाव्य काल ये लिखा गया है, महाजनपद काल जो है 600 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी। तो ऐसा नहीं किस बीच में आ गया, महाकाव्य काल केवल और केवल स्टोरी को लिखा गया है, संकलन किया गया। स्पष्ट समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग जो है अब रामायण में त्रेता युग संबंधित जानकारी, महाभारत द्वापर युग संबंधित जानकारी को पढ़ेंगे, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है किस तरीके से रामायण के इतिहास को प्रभावित करता है। हम देखेंगे कि महाभारत काल में किस तरीके से द्वापर युग के समय जो है उस समय के इतिहास छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ घटा, महाभारत काल के माध्यम से जानेंगे, महाभारत महाकाव्य के हिसाब से जानेंगे। स्पष्ट है? तो कल की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा? रामायण, और उसके बाद फिर महाभारत काल। तो यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़े? वैदिक काल। वैदिक काल स्पष्ट हो गया दिमाग में एकदम? कल हमारा रहेगा रामायण और महाभारत। ठीक है जी, तो कल आप लोग अच्छे से देख लेना। रामायण के किरदार लोग को जानते होंगे, है ना, महाभारत के किरदार लोग को जानते हैं। कोरोना काल में आप लोग देखे छो है कि रामायण और महाभारत कौन कौन देखे बताओ? रामायण महाभारत कोरोना काल में सबके घर में चल रहा था। हाँ, वेरी गुड। तो उसका फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो आज क्लास में ही कवर करते हैं।